नमस्कार दोस्तों। आज हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है वर्क एनर्जी एंड पावर। अब वर्क एनर्जी एंड पावर शुरू करने के पहले आपको ये पता है कि हमने मोशन देख लिया क्या होता है, मोशन का कारण क्या होता है यानी फोर्स क्या होता है वो हमने देख लिया, ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ा और थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो उसी से संबंधित हम अब आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि वर्क एनर्जी और पावर क्या होता है। तो जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क हो या एनर्जी हो या पावर हो, ये तीनों ही बहुत कॉमनली यूज टर्म्स हैं। बहुत आम बोलचाल की भाषा में आप वर्क एनर्जी पावर का यूज करते हैं, लेकिन जो वर्क हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं और साइंस में जो वर्क का मतलब होता है, इन दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है। वर्क जब हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, मान लीजिए हम बात करें आपकी पढ़ाई के बारे में, आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप बना रहे होंगे, कई सारे नोट्स आप पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर्स के लिए अखबार पढ़ रहे होंगे, कई सारी चीज़ें आप शायद कर रहे होंगे। और इन सभी चीज़ों को जब आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बारे में ये कहा जा रहा हो कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, यानी वर्क हार्ड कर रहे हैं। लेकिन वो जो वर्क हार्ड करना हुआ वो साइंस वाला वर्क से अलग होता है। साइंस में जब हम वर्क की बात करते हैं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है फोर्स और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखें कि वर्क होता क्या है साइंस के मतलब से अगर देखें तो वर्क इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए जब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका लिखते हैं तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर हम ये कहें कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के कारण 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टोटल जो वर्क किया जाएगा वो होगा 20 जूल। जूल जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्क का यूनिट होता है। तो मान लीजिए कि कोई कार है, किसी कार को आप धक्का लगा रहे हैं, तो कार को जब आप धक्का लगा रहे हैं तो 10 न्यूटन के फोर्स से आपने धक्का लगाया और उस 10 न्यूटन के फोर्स से धक्का लगाने के कारण ये जो कार है वो 2 मीटर आगे खिसका। तो इसका मतलब ये होगा कि वर्क जो टोटल हो रहा है वो 20 जूल है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, मीटर और जूल। एक और जो सामान्यतः हम लोग यूज करते हैं यूनिट, वो होता है कैलोरी। तो ये सारे यूनिट्स आप याद रखें, एक कैलोरी हो गया, एक जूल हो गया और तीसरा न्यूटन मीटर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन यूनिट ऑफ वर्क है, तो आप ध्यान रखें कि ये कैलोरी हो सकता है या जूल हो सकता है या न्यूटन मीटर भी कभी कभार पूछ सकते हैं। तो एक जूल क्या होता है? 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। यानी 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे भी देखा था कि 10 न्यूटन का फोर्स और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई डेफिनेशन वर्क की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 कंडीशंस नीड टू बी सैटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। पहला है फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट और दूसरा है ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखें, बार बार मैं कह रहा हूं। तो एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन हो सकता है मूविंग अ चेयर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, lifting a book from shelf and placing it on a table, pushing a pebble lying on the ground। तो ये छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि क्या वर्क डन हो सकता है। तो जहां पर भी एक फोर्स हो और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो, जहां पर भी ये दो कंडीशन हो रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वर्क डन हो रहा है। तो अब इसी से संबंधित हम देखें कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क क्या होता है। तो ध्यान रखें कि हमने शुरुआत में बात की थी दो चीजों की, स्केलर और वेक्टर, है ना। स्केलर और वेक्टर के बारे में हमने बात की थी। तो वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, फोर्स है। तो इन सारी चीजों में डायरेक्शन की भी भूमिका होती है और जो मैग्नीट्यूड है उसकी भी भूमिका होती है। स्केलर में डायरेक्शन की कोई भूमिका नहीं होती, जैसे डिस्टेंस, ये हमने बात की थी एकदम शुरुआत में, आपको याद होगा। तो अब वर्क जो है, वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स जो कि वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर है। तो दोनों के जब हम प्रोडक्ट को ले रहे हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वर्क भी जो निकलेगा वो भी
वेक्टर निकलेगा। और क्योंकि वर्क वेक्टर है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम अगर देखें तो अगर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम एज द फोर्स अप्लाइड है तब वैसे में हम कहेंगे कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो ये निगेटिव हो जाएगा, और अगर कोई पोजीशन ना हो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कार को धक्का देने की बात की, तो कार को धक्का देने से 2 मीटर जब आगे बढ़ रहा है कार, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव वर्क हुआ। लेकिन मान लीजिए कि बहुत हेवी कुछ ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कार की जगह ट्रक है और ट्रक को आप अकेले धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आप ना दे पाए, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो रह जाएगा, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि तीसरा एक कंडीशन हो जिसमें आप धक्का तो गाड़ी को दे रहे हैं लेकिन गाड़ी फिर भी दूसरे दिशा में चल रही है, यानी आपकी दिशा में चल रही है। धक्का आप इधर दे रहे हैं, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वैसे में क्या होगा, फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगाया गया, डिस्प्लेसमेंट पीछे के डायरेक्शन में हुआ, तो वैसे में जो वर्क डन होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कब पॉजिटिव, कब निगेटिव और कब जीरो, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब केसेस वेयर वर्क इज नॉट डन, तो अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क में नहीं गिनाएगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत भी आप कर रहे हैं तब भी आप उसे गिन नहीं पाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इफ अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हिच इज फ्रिक्शनलेस, नो वर्क विल बी डन। कैसे? क्योंकि उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं चाहिए। याद कीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था ये कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम क्या कह रहे थे कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स क्योंकि हम नहीं लगा रहे हैं एक्सटर्नल कुछ भी, तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, जो रुका हुआ है वो रुका हुआ रहेगा। तो फोर्स क्योंकि जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। हालांकि बॉल जो है ये चल रहा है, लेकिन क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस बॉल के ऊपर, इसलिए वर्क डन जो है वो जीरो है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, नो वर्क इज डन बाय पोर्टर इन कैरिंग द लोड। यानी मान लीजिए कोई मजदूर है जो कि ईंटे को रख करके अपने सर पर वो आगे की दिशा में बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है इसमें, ये जो फोर्स है ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की दिशा में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनके बीच की जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन जो है वो जीरो होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। क्यों होगा इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तब वैसे केस में हम ये कहेंगे कि वर्क डन जीरो हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए मजदूर जो है वो ईंटा को लेकर के आगे की दिशा में बढ़े, तो ईंटे से जो फोर्स लग रहा है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटेशन के कारण, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा या उस मजदूर का वो आगे की दिशा में है, तो वैसे में भी वर्क डन साइंस के हिसाब से जीरो है। आप कह सकते हैं कि हाँ मजदूर ने दिन भर मेहनत की, लेकिन साइंस के हिसाब से वर्क डन जीरो है। अब एक और एग्जांपल है, व्हेन अ मैन पुशेस अ वॉल। आप जब दीवार को धक्का देने की कोशिश करें, ऑब्वियसली जो दीवार है वो अपने जगह पर ही रह रहा है, तो इसके कारण आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे कोई वर्क हुआ। आपने बहुत मेहनत की लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन को जीरो कहेंगे। एक और जो एग्जांपल जो यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं इसे एक बार, वो ये है कि आप जब मान लीजिए कार की बात कर रहे हैं, तो कार जब आगे बढ़ रहा है तो कार के ऊपर फोर्स लग रहा है, और क्योंकि कार के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वर्क डन ऑन द कार कोई एक वैल्यू आपको देगा। लेकिन अगर हम वर्क डन ऑन द रोड की बात करें कि क्या रोड में कोई काम किया जा रहा है, आप ये भले ही कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण एक ऑपोजिट दिशा में रोड पर भी एक फोर्स लग रहा है, लेकिन रोड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रोड जैसे था वो वैसे ही है, तो वर्क डन ऑन द रोड जीरो होगा। वर्क डन ऑन द कार इसकी कोई एक वैल्यू होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फोर्स, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, और उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं कि वर्क डन की कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी। अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो कार क्योंकि मूव भी कर रहा है और कार में एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है जो कि निगेटिव दिशा में है,
तो ये भी एक नेगेटिव फोर्स का एक आपके पास उदाहरण हो गया। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कार है जो कि आगे की दिशा में जा रहा है, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो तो पीछे की दिशा में लग रहा है, तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव वर्क हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के डायरेक्शन जो है एक दूसरे से कंप्लीटली ऑपोजिट है, तो ये भी नेगेटिव वर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार के ऊपर वर्क हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, लेकिन रोड के ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रोड की जो है वो 0 है। तो फोर्स अप्लाइड बाय द रोड ऑन द कार विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन द रोड। सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड, देयर विल बी नो वर्क डन ऑन द रोड। याद रखें, ऑन द रोड, और यहां पर था ऑन द कार। ठीक है, तो ऑन द कार वर्क डन हो रहा था, लेकिन ऑन द रोड नो वर्क डन हो रहा है। याद रखें इस केस को। ऐसे ही ऐसे जगहों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके लिए एग्जाम में। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था वर्क के बारे में। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? बहुत साधारण शब्दों में हम कहते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी कैपेसिटी होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल होता है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट? वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड प्रेशर, ऐसे ऐसे करके 3-4 आपको ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो याद रखें, एनर्जी और वर्क दोनों का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और एक बात जो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट कैन गेन एनर्जी और लूज एनर्जी डिपेंडिंग ऑन द वर्क डन। इफ द ऑब्जेक्ट डज सम वर्क इट लूजेज एनर्जी, एंड इफ सम वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट गेन्स एनर्जी। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्क करे तब वो एनर्जी को लूज करेगा, और अगर किसी बॉडी के ऊपर वर्क हो रहा है तब वो एनर्जी गेन करेगा। तो एकदम समझने के लिए आप इस तरह से समझिए, अगर आप दौड़ेंगे तो आप थकेंगे, यानी आप एनर्जी लूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने काम किया तो आप एनर्जी लूज कर गए। अगर आपके ऊपर काम किया जाता तो आप एनर्जी गेन करते। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को समझाया गया है यहाँ पर। जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो एग्जाम्पल साइंटिफिक नहीं है, आपके बस समझने के लिए, आपके एग्जाम में याद रहने के लिए। अब एनर्जी जो होते हैं इनके कई प्रकार होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सा एनर्जी है? जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो भी स्टोर्ड एनर्जी है। ये 2 कीवर्ड आप याद रखें, एक जो मोशन के कारण एनर्जी है और दूसरा जो कि स्टोर्ड एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल लाइट है, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड वेव, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सारे पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल होते हैं। क्यों पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो कि एनर्जी है किसी एटम के अंदर, तो एटम के अंदर की जो एनर्जी है वो एटम के अंदर स्टोर्ड है। तो एक बार अगर फिजन होता है या फ्यूजन होता है एटम में, तब ये न्यूक्लियर एनर्जी बाहर निकलेगा। वैसे ही ग्रेविटेशनल एनर्जी इस बात पर निर्भर करता है कि कितना हाइट है। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। मैग्नेट और केमिकल एनर्जी भी आपके इसी के एग्जांपल है। तो याद रखें कि जब मोशन के कारण कोई एनर्जी है तब वो काइनेटिक एनर्जी है, और जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में टाइप्स ऑफ एनर्जी हम यहाँ पर देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी कई सारे हैं आपके पास, जिसमें कि हम एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी बोलते हैं कई बार, और कन्वेंशनल एनर्जी भी बोलते हैं। ज़्यादातर जो कन्वेंशनल एनर्जी है आपके वो नॉन रिन्यूएबल है, और ज़्यादातर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल हैं। यानी एग्जांपल के लिए जैसे हम सोलर एनर्जी की बात कर सकते हैं, विंड एनर्जी की बात कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी की बात कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक कन्वेंशनल एनर्जी की बात है, आप कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की बात कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएंगे, और बाकी जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें कि क्या कन्वेंशनल है क्या नॉन कन्वेंशनल है। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो जैसे आप डेफिनेशन में यहाँ देख सकते हैं, इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड। तो हमने बात की कि मोशन के कारण है, यानी कि चलने के कारण है, तो जितनी तेज गति होगी उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो ये आप फॉर्मूला बस याद रखें काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। हाफ mv² में यहाँ पर m है मास और v है वेलोसिटी, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी कार की हम बात करें जो कि मान लीजिए 100 kg का है और इसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 100 इंटू 50 इंटू 50, ठीक है। यानी कि इसको अगर आप काटे तो 50 ये भी हो गया, यानी 125000 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। अब यही मान लीजिए कार 100 kg का तो है, लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो जाए और ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लग जाए। तो वैसे में काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 100 इंटू 20 इंटू 20, यानी ये हो गया 20,000 जूल। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने स्पीड को घटाया, स्पीड को घटाने के साथ ही साथ हमने देखा कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो भी कम हो गई। तो फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है हमने पहले भी देखा, दोबारा से यहाँ देख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएंट एनर्जी, थर्मल और हीट एनर्जी, मोशन, साउंड। तो ये सारे जो है ये काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण हो गए। आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमेशा बनाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अब अगला है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो हो जाता है mgh, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। यानी मान लीजिए कि कोई बॉल है जिसको कि आपने छत पर रखा है और ये जो हाइट है इस छत की वो है 10 मीटर। बॉल मान लीजिए 10 kg का है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर वो हो जाएगा 10 इंटू 9.8 इंटू 10, यानी 980 जूल। अब यही मान लीजिए कि ये जो बॉल है ये 5 मीटर के हाइट पर रखा हुआ होता, तो अगर 5 मीटर के हाइट पे रखा हुआ होता तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाता 10 इंटू 9.8 इंटू 5, यानी 490 जूल। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने हाइट घटाया जो पोटेंशियल एनर्जी था वो घट गया। तो क्योंकि फैक्टर्स में या तो मास या तो हाइट, इन दोनों के हिसाब से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम या अधिक हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम देखें। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी एग्जांपल हमने अभी जस्ट देखा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन शेप के कारण जो एनर्जी है। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग आप ले लें, स्प्रिंग को अगर आप इलोंगेट करें, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो इसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे वो एक मोशन होगा और उस मोशन के कारण ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की एक वैल्यू है और जैसे ही हमने छोड़ा स्प्रिंग को ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तीसरा काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसके बारे में हम आगे में पढ़ेंगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? बहुत सिंपल टर्म्स में ये बोल रहा है कि इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसे, लेकिन इसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की अगर हम बात करें तो उस सिस्टम के अंदर एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, हम लोग प्लांट का एग्जांपल ले सकते हैं। प्लांट्स में क्या हो रहा है? प्लांट्स में हम ये देखते हैं कि सनलाइट यानी धूप की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस होने के कारण जो भी हरे पौधे हैं वो अपना खाना खुद बना पाते हैं और यही जो है ये इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। एक बहुत साधारण सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपके घर में
जो पंखे लगे हुए होंगे, तो पंखे में क्या होता है, आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही आप ये देखते हैं कि पंखा चलने लगता है और फिर हवा आने लगती है उस रूम में। तो इस समय क्या हो रहा है कि सबसे पहले जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया इस फैन के अंदर, और इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण फैन जो है ये घूमने लग गया। तो फैन के घूमते ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी जिसे आप काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया। तो ये एक और उदाहरण हो गया आपके लिए। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो होता ये है कि हमेशा एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। मान लीजिए एक बॉल को आपने, जैसे छत पर हमने पोटेंशियल एनर्जी नापा था, आपने जैसे ही इसे बॉल को गिराया तो बॉल को गिराते ही क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब छत के ऊपर ये बॉल रखी हुई थी तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी था। जैसे ही आपने छत से गिराया इस बॉल को तो अब ये ट्रैवल कर रही है। ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि इसमें एक वेलोसिटी है, और क्योंकि इसमें एक वेलोसिटी है अब हम ये कह सकते हैं कि हम इसके काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं, जो कि हाफ mv² था। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते चली जा रही है। आप नई एनर्जी का उत्पादन नहीं कर सकते, हमेशा एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा इस इमेज में, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब हाइट h पर है, वापस अगर हम जाएं, जब हाइट h पर है तो हम ये देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, टोटल एनर्जी जो है वो 0 + mgh है। फिर जब नीचे गिरना शुरू किया तो यहाँ पर जब है, मान लीजिए ये हाइट अगर हम k मान रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या होते देख रहे हैं कि हाइट k है, काइनेटिक एनर्जी mv1² है, v1 वेलोसिटी है इस इंस्टेंस पे बॉल का, पोटेंशियल एनर्जी mgk हो जाएगा, टोटल एनर्जी ये हो जाएगी। अब तीसरे इंस्टेंस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पहला इंस्टेंस, ये दूसरा इंस्टेंस और ये तीसरे इंस्टेंस पे हम लोग ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, mv2² हो गया काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ये हो गई। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जो सम है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब आखिरी जो भाग है इस चैप्टर का वो है पावर। तो पावर क्या होता है, बहुत सिंपल शब्दों में हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं। यानी पावर जो है वो वर्क डन बाय टाइम हो जाएगा, कि जितना भी काम किया जा रहा है वो कितने टाइम में किया जा रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि वर्क डन जो है वो 10 जूल है और टाइम जो लगा इसे करने में 5 सेकंड का लगा, तो हम ये कहेंगे कि जो पावर है वो है 2 वाट। याद रखिए पावर की जो यूनिट है वो होती है वाट, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में आप इसे जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो 1 वाट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। तो अगर हम पूरा वापस चले जाए, आपको याद होगा हमने एक कार की बात की थी कि 10 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है, और मान लीजिए इस काम को करने में आपको लगे 5 सेकेंड। तो पावर जो है वो है वर्क डन बाय टाइम, यानी वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी 10 × 2/5, इसे आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो जो टोटल जो पावर होगा वो हो जाएगा 4 वाट, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम पावर निकाल पा रहे हैं। तो पावर कुछ नहीं है, पावर है बस रेट ऑफ डूइंग वर्क, बस। इसीलिए वर्क डन बाय टाइम हो जाता है पावर। अब लास्ट में हम देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी जो आपके घरों में यूज होता है एनर्जी, उसके लिए जो हम यूज करते हैं यूनिट, उसे क्या कहते हैं, वो होता है किलोवाट आवर। प्लीज याद रखिए इसे कि कॉमर्शियल यूनिट जो है वो है किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर क्या है कि 1 किलोवाट की जो पावर है वो 1 घंटे में जब यूज किया जा रहा है तो उसे 1 किलोवाट आवर कहेंगे, यानी 1000 वाट इंटू 60 × 60 सेकेंड्स, यानी एक यूनिट जो है वो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। तो आप जो देखते हैं कि यूनिट आ रहा होता है, अगर आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा अपना, तो आप वहां पे देखेंगे कि यूनिट में हमेशा देखा जाता है।
तो कभी 50 यूनिट, कहीं पे 100 यूनिट, कहीं पे 300 यूनिट। तो ये जो यूनिट होता है वो ये होता है कि कितने पावर की कंजम्पशन हुई है आपके घर, और उसी के हिसाब से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को बनाया जाता है। तो ये हो गया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो कई सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक यूनिट जो होता है हमारे घरों में उसकी क्या वैल्यू होती है, या 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, या उसके पहले पावर क्या है, एनर्जी क्या है, कब वर्क डन हो रहा है, कब वर्क डन नहीं हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। एग्जाम्पल्स जो हमने लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है, वो पूछा जा सकता है। तो ये काफी सारी चीजें जो इस चैप्टर से आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। तो इसलिए अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लें। यहाँ पर ही ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।